बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है, कर्व जो है, एक तो हमने इसको डिस्कस करना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में डिफरेंट जो पैरामीटर्स आते हैं वो क्या है, और दूसरा इसी के साथ हमारे पास है स्ट्रेन एनर्जी। इन दो चीज़ों को जो है ना वो हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को स्टडी करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या है? यानी बेसिकली हम एक डक्टाइल मटेरियल लेंगे, यानी एक मटेरियल लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं, उसको जो है ना हम क्या लेते हैं, एक मशीन के जाज के अंदर जो है क्या लेते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम CRO के ऊपर उसके चेंजेस को जो है क्या लेते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। जो ग्राफ हमारे पास आता है वो ग्राफ ये है। बेसिकली इस ग्राफ की स्टडी करना है कि ये ग्राफ हमारे पास क्या है। देखें जी, ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेस, इसके दरमियान में ग्राफ ये बता रहा है कि पहले कुछ रीजन तक, जिसको मैंने O से A तक कहा है कि ये ग्राफ एक प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है। उसके बाद A से B तक एक रीजन आया जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद B से C तक एक पॉइंट आया है जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर C से D, ये चार रीजन, 1, 2, 3 और ये चार रीजन के अंदर हमने इसके अंदर वेरिएशन नोट किए हैं जो हमारे पास ग्राफ नज़र आ रहा है। तो हम इस चार जो डिफरेंट रीजन हैं, इन रीजन की स्टडी करते हैं, देखते हैं जी। देखिए, पहला जो है हम देखते हैं, अगर डी फॉर्मेशन 0 से A तक आती है तो ये क्या है? ये ऐसा रीजन है जिसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो ये स्ट्रेस होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस इस रीजन के अंदर आ रहा है, इस स्ट्रेस का नाम है प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये हुक्स लॉ को भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड होगा इस रीजन के अंदर, क्योंकि हुक्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो यही है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो फिर ये जो रीजन है जो O से A तक है, ये एक इलास्टिक रीजन है। इस मतलब ये है कि अगर हम इसके चेंजेस को देखेंगे तो ये चेंजेस क्या होंगे, ये टेम्परेरी चेंज होंगे, और डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर ये आपको जो है ना क्या लेते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो है ना जाता हुआ ज़रूर महसूस, अपने ओरिजिनल शेप को ये अटेन करेंगे। यानी इलास्टिसिटी जो है यहाँ पर जो है ना वो वैलिड है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो A से B तक, डिफॉर्मेशन फ्रॉम A टू B। ये ऐसा रीजन है जिसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शन नहीं होते। मैंने इसे लिखा है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, ये क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। मैक्सिमम स्ट्रेस इन दिस रीजन, यानी इस रीजन के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसका नाम क्या होता है, इलास्टिक रीजन। इसको हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, इसका नाम यील्ड पॉइंट भी है। यानी ये सारे के सारे इसी जो है क्या लेते हैं, पॉइंट्स के स्ट्रेस के नाम है। अच्छा, अब ये ऐसा रीजन है, इलास्टिक रीजन, ये यहाँ तक, ये रीजन यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा इलास्टिक रीजन जैसे मैं लिखा हुआ है, इस सारे के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी सेटिस्फाई होती है। यानी सारे के अंदर जो चेंजेस हैं वो क्या है, वो टेम्परेरी चेंज है। आप स्ट्रेस को रिमूव कर दें, ये वापस अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर जो है वो हुक्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी मैं कह रहा हूँ कि हुक्स लॉ इस रीजन के अंदर A से B के अंदर तो नहीं है, O से A तक हुक्स लॉ है, लेकिन A से B तक हुक्स लॉ नहीं है, लेकिन ये रीजन इलास्टिक रीजन ज़रूर होता है। इसके बाद B से C ऐसा रीजन आ गया जहाँ पर चेंजेस अब क्या हो गई है, परमानेंट आ गए, यानी अब ये प्लास्टिसिटी स्टार्ट होगी। इसके बाद आगे क्या है, प्लास्टिसिटी। इस मतलब है हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, बट ये चेंजेस क्या है, ये परमानेंट चेंज है। ये इसके अंदर स्ट्रेस रिमूव करें, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अब गेन नहीं कर पा रहे, तो फिर ये क्या है, प्लास्टिक रीजन। और इसके अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जब तक ये मटेरियल अपने जो है ना शेप को, या अपने टूटता नहीं है, अपने जो क्या लेते हैं लेंथ है उसको, या जो शेप है उसको मेंटेन रखे हुआ है, तो टूटने से पहले तक जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये बियर कर सकता है, इसको UTS भी कहते हैं, या मैक्सिमम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस, या UTS भी बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और ये सारा प्लास्टिक रीजन है। इसके बाद जो है वो C से D तक ये रीजन। अब क्या होता है, जैसे ही मटेरियल
क्रॉस करता है, जैसे स्ट्रेस क्रॉस करती है यूटीएस को, साथ ही मटेरियल क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। यहाँ तक मैंने कहा ना विथस्टैंड करता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे स्ट्रेस आप इंक्रीज करते हैं मटेरियल ब्रेक हो जाता है, तो फिर इस स्ट्रेस का नाम क्या होता है, फ्रैक्चर स्ट्रेस। ये भी सारा किस में लाई करता है, ये भी प्लास्टिक रीजन के अंदर लाई करता है। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब इसके अंदर दो बातें और आएंगी, वो क्या, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको अगर हम इलास्टिक स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं यही टूट जाते हैं। ये तो यहाँ जाके टूटा ना, यहाँ जाके ब्रेक हुआ, जैसे सी क्रॉस हुआ ब्रेक हुआ। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कहाँ टूट जाते हैं, इलास्टिक लिमिट पर आए, इससे जैसे ही आपने इंक्रीज करने की कोशिश की फौरन से टूट गए। उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस। जस्ट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। जैसे इलास्टिक लिमिट आई उसके बाद आपने स्ट्रेस को इंक्रीज किया, वो वहीं पे ब्रेक होगा, वो क्या होते हैं, ये आपके पास ब्रिटल सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि डक्टाइल है, जैसे कि मैंने कहा था शुरू में कि मैंने एक डक्टाइल मटेरियल लिया। डक्टाइल वो हैं जो कि इलास्टिक रीजन पर ना टूटे बल्कि प्लास्टिसिटी में जाएं। प्लास्टिक रीजन में जाने के बाद उनका ये पॉइंट आए जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं। फ्रैक्चर स्ट्रेस पर जाकर टूटें। तो ये दो इनके दरमियान डिफरेंस है। शॉर्ट आंसर आ सकता है, इसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो आप क्लियर करें। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हम इसी की चीज़ें थोड़ी सी यूज़ करेंगे, इसीलिए इसके साथ ही समझा रहा हूँ कि यही कुछ है आपके पास। अच्छा, अब ये है जी एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। थोड़ी सी थ्योरी इसकी डेवलप करते हैं जी। देखिए स्ट्रेन एनर्जी से क्या मुराद है, यानी जब आप डिफॉर्मेशन लेके आते हैं, आपको अगर इसका पहला लेक्चर याद हो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो मैंने इसमें बात की थी कि जब आप किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है। वो जो स्ट्रेस है बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जैसे डिस्टर्ब करते हैं इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है जो क्या करती है, उसको वापस लाने की कोशिश करती है। तो जब मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को आप उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो इसके अंदर क्या एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जो फिर उसको वापस लाने के लिए इस्तेमाल होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिफॉर्म्ड एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। तो मैं क्या ले रहा हूं, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल, जो आपको काम करना पड़ा मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये ही एनर्जी बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाती है, स्टोर होती है। और फिर मैं लिख रहा हूं आगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि जैसे आप उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो जो ये इलास्टिक रीजन के अंदर ही है। तो वो जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ये पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देंगे आप, उसके बाद जो है आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको इसी तरीके से एक डक्टाइल मटेरियल लेना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपने इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी ये बनानी है, और आपने कंसीडर करना है कि मेरे पास एक लेंथ है वायर की, जो डक्टाइल मटेरियल है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहे हैं। मैंने ये ग्राफ जैसे यहाँ बनाया है, ये डिटेल में आप ग्राफ इसी तरीके से न्यूटन प्लीज बना सकते हैं। ये आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये इसके अंदर एक्सटेंशन पैदा हो रही है। सपोज आप इस पे फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स वेरिएबल है। अब देखें फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, ये फोर्स है, ये लेंथ है, ये फोर्स वेरी कर रही है। वेरिएबल फोर्स के साथ ये वर्क डन करना पड़ रहा है। तो फिर आपने सपोज फोर्स इंक्रीज करते करते F1 फोर्स तक लगाई तो उसमें कितना चेंज आया, लेट्स सपोज वो L1 चेंज आया। तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 4 वर्क डन के टॉपिक के अंदर, बड़े डिटेल में पढ़ा था कि अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स आ जाए तो फिर आप उसका वर्क डन ग्राफ से कैलकुलेट करें, जो कि मोर जनरलाइज्ड रिलेशन है, मोर जनरलाइज्ड टेक्निक है जब आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना हो। तो इसी तरीके से मैंने ये ग्राफ ड्रा किया और इसके नीचे ये एक ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूँगा, ये जो ट्राइंगल बन रही है, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करूँगा, जैसे कि आप इसमें चेक करें, देखें ये एक ट्राइंगल बनेगी। जब आप इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जितना एरिया इसके नीचे आया वो इस पर किए गए वर्क डन के बराबर आएगा। ये हम चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं लिख भी रहा हूँ टोटल एक्सटेंशन L1 डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। ये क्यों किया जाता है? आपको याद है कि जब वेरिएबल फोर्स आ रही होती है तो हम उसके छोटे 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 पैच बनाते हैं, ठीक है जी। तो फिर इसके अंदर जो है आपके पास वर्क डन आया किसके बराबर है जी? ये 1/2 बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का जो फार्मूला है। तो बेस यहाँ पर OA के बराबर है और हाइट किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको आप F1 कह रहे हैं, इसको आप L1 कह रहे हैं, जो चेंज आई है आपके पास। तो ये फार्मूला बन गया 1/2 कितनी फोर्स लगाए और कितना चेंज आया, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। दिस वर्क डन जो आपने किया दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या लिख सकते हैं? दैट इज 1/2 F1 L1। अब क्या किया? फार्मूला तो आ गया, अब जस्ट आपने इसके अंदर मटेरियल की नेचर एक ऐड करके एक नया रिलेशन डेवलप करना है जो सिंपली मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ऐसा फिजिक्स नहीं है। कि आपने क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं, इसमें F1 को ख़त्म करके, फोर्स ख़त्म करके यहाँ पर मटेरियल को इन्वॉल्व करें, मटेरियल की नेचर को इन्वॉल्व करूँ। और मटेरियल की नेचर क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथ के अंदर बात हो रही है। तो मॉडुलस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आपने F1 फोर्स लगाई, ये मेंशन करना ज़रूरी है। और जो चेंज आई थी वो L1 चेंज का नाम लिखा था। तो फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा अरेंज कर लें तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये फार्मूला बनेगा। और इसमें से फिर आप F1 को सेपरेट आउट करें। F1 को सेपरेट आउट करने के बाद इस इक्वेशन नंबर 1 में आप जब पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा 1/2। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो नेचर है आपके पास कॉपर है, आयरन है, स्टील है, हर किसी की ये कांस्टेंट वैल्यू है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की वैल्यू। फिर ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जितनी चेंज आई उसका स्क्वायर, और ये इसकी क्या ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला ये भी है और ये भी है, दोनों ही स्ट्रेन एनर्जी के फार्मूला है। नीचे मैंने ये बात लिख दी है, थोड़ा रेड कलर से लिखी है, बुक में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल एंड पे जाके पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है कि ये जो एरिया मेथड है दैट इज मोर जनरलाइज्ड। इसका मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ इलास्टिक रीजन, जैसे देखें मैंने सिर्फ इलास्टिक रीजन में बात की हुई है, ये सिर्फ इलास्टिक रीजन बात कर रहा था। ये टेक्निक बताती है कि चाहे आप इलास्टिक रीजन में हो, चाहे आप प्लास्टिक रीजन में हो, अगर आपके पास फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ मौजूद है तो उस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा होगा वो बेसिकली आपको क्या बताएगा? कितना आपने उस पर वर्क डन किया या कितनी इसके अंदर जो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो चुकी है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।